हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। बहुत लंबे समय से इंतज़ार के बाद, इस लॉकडाउन के इंतज़ार के बाद काफ़ी दिनों से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि सर नया सिलेबस कब आएगा। आप लोगों का इंतज़ार अब पूरा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए अपना नया सिलेबस जारी कर दिया गया है और आज अपन उस सिलेबस के बारे में विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके का नया सिलेबस अपडेट किया गया है, कौन कौन से पार्ट इसमें से हटाए गए हैं और कौन कौन से पार्ट इसमें रखे गए हैं, और जो पार्ट रखे गए हैं उनको अपने को कौन सी रणनीति के द्वारा तैयार करना चाहिए ताकि अपन उसमें मैक्सिमम नंबर हैं वो अपन प्राप्त कर सकें। आज भी अपना जो टारगेट है वो आपका 56/56 का रहेगा, यानी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का जो 56 नंबर का पेपर रहना है, अब अपना निश्चित रूप से उद्देश्य हो गया है कि अपन किस तरीके से अपन उसको प्राप्त करें। चलिए चर्चा करते हैं आज के इस नए सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले अपन उन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो पार्ट यहाँ से हटाया गया है। चलिए सबसे पहले अपने यहाँ पर जो दे रखा है, भौतिक विज्ञान के अंदर आपको दो किताबें हैं, दो अलग अलग बुक्स हैं, दो अलग अलग इसके पार्ट हैं, लेकिन बुक आप लोगों की एक ही है। एक ही किताब के अंदर दोनों पार्ट को लगाया गया है, इसलिए आप इस बात से बिल्कुल भी संकुचित न हो कि भाग 1 और भाग 2 हैं वो अलग अलग हैं। ये जितनी भी आप लोगों की पास बुक्स आती हैं या रेफरेंस गाइड आती हैं वो बिल्कुल पार्ट 1 और पार्ट 2 में आती है, लेकिन राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है वो कम्प्लीटली एक ही पार्ट के अंदर अवेलेबल है। इसकी अलग अलग इकाइयों के अंदर अलग अलग चैप्टर्स जो दे रखे हैं, उनमें से उस चैप्टर का नाम क्या है और उनमें से हटाए गए भाग कौन कौन से हैं। हालांकि अपन चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और मैंने जहाँ तक इस नए सिलेबस का अध्ययन किया है, मेरा रिजल्ट ये है कि आप लोगों को पूरी वो जो फिजिक्स पहले के सिलेबस में जो चलती आ रही है वो पूरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इनमें से जो पॉइंट्स हटाए गए हैं वो इस तरीके के हटाए गए हैं कि इसके आगे वाले पार्ट को पढ़ने के लिए आपको ये हटाया गया पार्ट है वो पढ़ना अनिवार्य हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है, अन्यथा फिर आप लोगों का जो फंडामेंटल पार्ट है वो कमज़ोर रह जाएगा। सबसे पहले जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें अपने 1 से लेकर के 4 तक के चैप्टर बने हुए हैं, इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग, इनमें से केवल गाउस का एक अनुप्रयोग हटाया गया है। गाउस के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? चालक तार के कारण, आवेशित परत के कारण, अचालक परत के कारण, चालक गोला, अचालक गोला और गोलीय कोष। तो इनमें से केवल एक पार्ट हटाया है। एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो व्यंजक है, ये पूरा एक डेरिवेशन यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन ये टॉपिक हटाने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि अपन ने इसके जैसे बहुत सारे टॉपिक हैं वो क्लियर कर लिए हैं। हालांकि अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 जो आप लोगों का विद्युत विभव है, इसमें स्थिर विद्युत विभव और विभवांतर, इनकी केवल डेफिनेशंस, इनकी केवल परिभाषाएं हैं, उनको यहाँ से हटाया गया है। एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव निकालना, जहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना और विद्युत विभव निकालने का जो दोनों टॉपिक हैं वो एक दूसरे के समान है, इसलिए अगर ये वाला टॉपिक हटाया गया है तो निश्चित रूप से ये टॉपिक भी यहाँ से हटना चाहिए। तो इन दोनों टॉपिकों को आप बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अब आप इनको आगामी तैयारी के साथ में छोड़ सकते हैं। इसके बाद में अपना चैप्टर नंबर 4 जो फर्स्ट यूनिट में है, चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता, धारिता में अपन कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो पोर्शन है, पूरा पोर्शन नहीं, केवल इसका एक पार्ट, कौन सा? जब विभिन्न मोटाई की विभिन्न पराविद्युतांकी पदार्थ भरे गए हों, बहुत सारी प्लेटें, इस तरीके से अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके अंदर अपन ने बहुत सारी ऐसे प्लेटें रखी हैं, अलग अलग पराविद्युतांक की रखी थी। केवल ये एक वाला जो टॉपिक है वो यहाँ से हटाया गया है। इसके अलावा पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपका एज इट इज है। तो यदि आप एक पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा गया है या फिर उसके बाद में आंशिक रूप से भरा गया जो पदार्थ है, वो दोनों टॉपिक यदि आप पढ़ लेते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ना कोई विशेष मुश्किल नहीं रह जाता है। ये भी आप लोगों को करना चाहिए, लेकिन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आप केवल छोड़ सकते हैं। यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा, इसमें से ज़्यादातर पोर्शन हटाया गया है, और इसमें से जो पार्ट हटाया गया है वो आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर पढ़ लिया है, इसलिए इसको इजी मान करके यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। लेकिन ये सारे फंडामेंटल हैं,
यदि आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर थोड़ी सी भी साइंस को कमज़ोर रख लिया है, तब आप लोगों को ये सारे पार्ट्स पढ़ने चाहिए। और इनको पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपन पूरा सिलेबस तैयार करेंगे जो पहले के सिलेबस चलता आ रहा था। देखते हैं इस चैप्टर में से कौन कौन से पार्ट हटाए गए हैं। विद्युत धारा, यानी केवल आप इसकी परिभाषा, ओम का नियम, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, तथा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता के ऊपर टेम्परेचर का क्या प्रभाव होता है, इस टॉपिक को यहाँ से हटाया गया है। कार्बन प्रतिरोध का जो टॉपिक है वो भी यहाँ से हटाया गया है। कार्बन कलर कोडिंग वाला जो अपन ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा था कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर जो कलर कोडिंग होती है उसकी वैल्यू कितनी है, वो यहाँ से हटा दिया गया है। वर्ण कोड है वो यहाँ से हटा दिया गया है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन है वो यहाँ से हटा दिया गया है। और विद्युत शक्ति हटा दिया गया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से पढ़े थे। और अगर आप ये नहीं पढ़ते हैं तो आप लोगों को जो सेलों का संयोजन है, जो विभवांतर का टॉपिक है, जो पोटेंशियल का जो टॉपिक है, सेल के विद्युत वाहक बल का टॉपिक है, वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आप इनको हटा सकते हैं। चैप्टर नंबर 6, विद्युत परिपथ। इसमें विभवमापी के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं और इन अनुप्रयोगों में से जो अनुप्रयोग अक्सर हटाए जाने चाहिए थे, जो 12th लेवल से थोड़े से अपर लेवल के हैं, उनको अब भी सिलेबस में रखा गया है और अपन ने अपने नोट्स के अंदर उन टॉपिक्स को नहीं पढ़ाया था। इसलिए अब ये बात क्लियर हो जाती है तो अपन अतिशीघ्र बहुत जल्दी ही उन सारे टॉपिक्स को जो अपन ने अनुपयोगी मान करके छोड़े थे और अब भी वो सिलेबस में रखे गए हैं, उनको अपन जारी करेंगे, दोबारा उनको पढ़ेंगे। विभवमापी के अनुप्रयोग में अल्प प्रतिरोध का मापन ज्ञात करने का जो केवल एक अनुप्रयोग है वो यहां से हटाया गया है। बाकी सारे के सारे अनुप्रयोग हैं वो अब भी सिलेबस में रखे गए हैं। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में से केवल एक टॉपिक हटाया गया है, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 3-4 नियम हैं। दाहिने हाथ का नियम है, हथेली का नियम है, इसके बाद में स्क्रू का नियम है और एक आप लोगों ने स्नो का नियम पढ़ा होगा, स्नो का नियम है। ये जो 4 नियम हैं इनको यहाँ से हटा दिया गया है और एक साथ साथ में इसके साइक्लोट्रॉन का जो टॉपिक है, जो एक त्वरित्र जो होता है, आवेशित कण को त्वरित करने का जो उपकरण होता है साइक्लोट्रॉन, हालांकि अपन ने इसकी बनावट और कार्यप्रणाली को अच्छे तरीके से पढ़ा था, ये आप लोग जरूर यहाँ से रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट पार्ट है और इसको अगर आप थोड़ा सा छोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ जरूर फील होगा। तो इस साइक्लोट्रॉन के टॉपिक को यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि यदि आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का टॉपिक छोड़ देंगे तो ये जो पूरी की पूरी यूनिट है वो आप लोगों की यहाँ से रिमूव हो जाएगी, कमजोर रह जाएगी। केवल आप साइक्लोट्रॉन के टॉपिक को छोड़ें, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का टॉपिक है, ये आपको नहीं छोड़ना है। चारों नियम आपको अब भी पढ़ने हैं। क्लियर है? इसके बाद में यूनिट नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 जो अभी अपन करंट में कंप्लीट किया है, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। इसमें प्राकृतिक चुंबक क्या है, आप लोगों ने पढ़ा। प्राकृतिक चुंबक का जो फॉर्मूला है Fe3O4 वाला, ये फॉर्मूला है। कृत्रिम चुंबक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो अपन ने कैपिटल M लिखा था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के ऊपर लगने वाला बल आघूर्ण टो बराबर mb sin थीटा। उसके बाद में चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, चुंबकीय पदार्थों का जो वर्गीकरण है जिसे अपन ने 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो यह टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है। ये आप लोगों के लिए काफ़ी रिलीफ देने वाला है अगर ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है। हालांकि फंडामेंटल इसके सारे अब यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जो डोमेन सिद्धांत है, युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला पोर्शन है, वो सारा आप सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर में से, इस यूनिट में से काफ़ी पोर्शन है वो यहाँ से हटाया गया है। विशिष्ट उपयोगों के लिए चुंबकीय पदार्थों का चयन, जैसे नरम लोहा वाला है, स्टील वाला जो है, यानी अलग अलग उपयोग के लिए जो चुंबकीय पदार्थों का कैटेगरी है वो यहाँ से हटाया गया है। चुंबकीय पदार्थों का तुलनात्मक अध्ययन, जो अभी अपन ने यूट्यूब के ऊपर एक सारणी अपडेट करी थी,
अलग अलग पदार्थों की चुंबकीय पारगम्यता कितनी होती है, उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति कितनी होती है, तो ये पूरा बड़ा टॉपिक है वो यहाँ से हटा दिया गया है। हालांकि ये जो यूनिट है, ये जो चैप्टर नंबर आपका 8 था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था और बहुत छोटा सा और अकेला 3 नंबर का चैप्टर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, और इसमें से भी बहुत सारा पोर्शन अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 8वां चैप्टर जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है, ये आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहिए, और विशेष रूप से उन बच्चों को जो अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर आंकते हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से कुछ भी पार्ट नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 9 को एज इट इज रखा गया है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा का, और उम्मीद थी कि इस 10वें चैप्टर से अधिकांश पार्ट को हटाया जाएगा, लेकिन यहां से केवल और केवल शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा, दो भौतिक राशियां होती हैं, दो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जिनकी बहुत छोटी छोटी सी परिभाषाएं और बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले होते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस चैप्टर नंबर 10 में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, केवल ये दो परिभाषाएं यहां से हटाई गई है। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपको अब भी पढ़ना होगा। यहां तक आप लोगों की फर्स्ट फिजिक्स या जो पार्ट 1 फर्स्ट आप कहते हो वो होता है। इसके बाद में जो आपकी यूनिट नंबर 6 चैप्टर नंबर 11 है, यानी ऑप्टिक्स का जो पोर्शन है, वो आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो सेकंड पार्ट में से देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया है। प्रकाश का परावर्तन जो आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर पढ़ा था, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनके जो डेफिनेशंस हैं उनको यहां से हटा दिया गया है। विशेष रूप से गोलीय दर्पण और दर्पण सूत्र का जो पोर्शन है वो आप लोगों को लिए यहां से हटा दिया गया है, ये अपने को पढ़ना होता था। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग का मतलब है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ उपयोग में लिया जाता है। जैसे मृग मरीचिका आपने पढ़ा था, आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर केबल पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो ज़्यादा चमकता है। तो इसके जो अनुप्रयोग हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। गोलीय सतह से अपवर्तन का पोर्शन यहाँ से हटा दिया गया है, ये एक बड़ा डेरिवेशन होता है, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन से संबंधित घटनाएं जैसे इंद्रधनुष है, मानव नेत्र है, और नेत्र दोष और निवारण, यानी कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल वही पार्ट यहाँ से हटाए गए हैं जो आप लोगों ने कक्षा 10 के अंदर पढ़े हैं। अब भी आप लोगों के पास जो सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, जो इंस्ट्रूमेंटल हैं, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको अब भी सिलेबस में रखा गया है। उनकी बनावट है, उनकी कार्य प्रणाली है, उनका सिद्धांत है, वो अपने को पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति के अंदर अपन चलते हैं। यहाँ पे प्रकाश की प्रकृति में अध्रुवीय, अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश, इसको हटाया गया है। ध्रुवण तल क्या है, कंपन तल क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की जो विधियां हैं, जिसमें परावर्तन है, बूस्टर कोण है, प्रकीर्णन के द्वारा है, द्वि अपवर्तन द्वारा है, निकोल प्रिज्म है, द्विवर्णता है, पोलेरॉइड है, और इसके उपयोग अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश का संसूचन और मेलस का नियम। कुल मिलाकर के कहा जाए तो चैप्टर 8 की तरह चैप्टर 12 में से भी बहुत सारा पोर्शन हटा दिया गया है। कुल मिलाकर के अगर अपन कहें तो प्रकाश की जो एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जो ये बताती है कि प्रकाश है वो तरंग प्रकृति होती है, तो ये जो घटना है प्रकाश के ध्रुवण का, वो पोर्शन अधिकांश रूप से यहाँ से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 12 में काफ़ी वजन आप लोगों का कम हो जाएगा। इस तरीके से चैप्टर नंबर 12 में से काफ़ी पोर्शन है वो कम हो गया है। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 में प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे। अकेला चैप्टर है वो यूनिट बनाता है। इसमें से द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य का पोर्शन, विभिन्न प्रकार के द्रव्य कणों के संबंध, द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य, डेविशन जर्मर प्रयोग। देखिए ये जो डेविशन जर्मर प्रयोग है, इसमें से अक्सर बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता था, और उस प्रश्न का उत्तर है वो अधिकतम 1 लाइन के रूप में लिखा जाता था। इसका जो निष्कर्ष है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो सिद्धांत है वो यहाँ से हटा दिया गया है, यानी कुछ पॉइंट्स को पूर्ण रूप से यहाँ से हटाया गया है। तो अपन ये कहेंगे कि इस चैप्टर नंबर 13 में से जो सिलेबस कम किया गया है वो सार्थक नजर आता है। चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं।
परमाणुीय भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु का थॉमसन मॉडल। बहुत छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने कक्षा 10 में भी पढ़ा है, कक्षा 11 में केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है। थॉमसन का सबसे पहला मॉडल जो था परमाणु का, थॉमसन मॉडल, इसको यहाँ से हटा दिया गया है। द्रव्य तरंग से बोहर की द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या हटाई गई है। अंतिम टॉपिक जो दे रखा है इस चैप्टर का, जो अंतिम टॉपिक है परमाणुीय भौतिकी का, उस अंतिम टॉपिक को यहाँ से हटाया गया है। बाकी कुल मिलाकर के बहुत कम पोर्शन इस चैप्टर में से हटाया गया है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स जो है, नाभिकीय भौतिकी है। इसमें से नाभिकीय बल का पोर्शन हटाया गया है। रेडियो सक्रियता, अल्फा बीटा गामा किरणें एवं इनके गुण। देखिए अल्फा बीटा गामा किरणों का पोर्शन और इसके गुण का जो पोर्शन था ये बहुत बड़ा पोर्शन था। तीनों को आपको अलग अलग इनके डेफिनेशंस पढ़नी होती थी, तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़नी होती थी। तो ये पोर्शन यहाँ से काफ़ी उपयुक्त रूप से हटाया गया है। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम पूरा का पूरा एक डेफिनेशन था, पूरा का पूरा एक डेरिवेशन था। अर्ध आयु है, माध्य आयु है, ये दोनों भी बहुत बड़े रिलेशन थे। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि चैप्टर नंबर 8 की तरह चैप्टर नंबर 15 जो है उसमें से भी काफ़ी अच्छा पोर्शन यानी ज़्यादा मात्रा के अंदर पोर्शन हटाया गया है। ये ज़रूर सिलेबस को 40% कम करने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद में जो अपनी 12th क्लास की फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिकी, इसके अंदर से बड़ा पोर्शन हटाए जाने की उम्मीदें लगाई जा रही थी। काफ़ी जो विशेषज्ञ थे उनका कहना था कि चैप्टर नंबर 16 में से काफ़ी पोर्शन हटाया जाएगा, लेकिन देखते हैं। विशिष्ट प्रयोजन डायोड, जेनर डायोड, फोटो डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड, यानी केवल एक बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक यहाँ से रिमूव किया गया है। इसके बाद में इसके जो दिष्टकारी का टॉपिक है, ट्रांजिस्टर है, गेट का जो टॉपिक है, पीएन जंक्शन जो दे रखा है, अर्धचालक जो दे रखा है, यानी कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस चैप्टर में से नगण्य पोर्शन को यहाँ से हटाया गया है। काफ़ी कम मात्रा में पोर्शन को यहाँ से हटाया गया है। लास्ट चैप्टर नंबर 17 विद्युत चुंबकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी में विस्थापन धारा, केवल एक महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ से आती है, उसको हटाया गया है। और नैनो टेक्नोलॉजी, 1 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस नैनो टेक्नोलॉजी में से पूछा जाना था, हर साल पूछा जाता आया है। ये एक टॉपिक है वो यहाँ से कंप्लीट रूप से हटा दिया गया है। तो आपको 1.5 पेज का जो पोर्शन है वो कम पढ़ना होगा, बाकी ये चैप्टर है वो अब भी आपको कंप्लीट रूप से पढ़ना होगा। तो इस तरीके से यदि इस पूरे के पूरे सिलेबस में से जो पार्ट हटाया गया है उसके ऊपर यदि विश्लेषण किया जाए तो एक तो आप लोगों का चैप्टर नंबर 15 है, एक आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 12 प्रकाश की प्रकृति है, और एक इसके अलावा आप लोगों का चैप्टर नंबर 8 जो है, इनमें से थोड़ा पोर्शन ठीक मात्रा में हटाया गया है, बाकी तो बहुत कम मात्रा में हटाया गया है। और उसके लिए आप लोगों को पूरा सिलेबस ही तैयार करना चाहिए। केवल इन 3 चैप्टर्स में आपको थोड़ी सी रिलीफ मिल सकती है। करते हैं कि इस संशोधित पाठ्यक्रम में से कौन कौन से पार्ट हैं उनको रखा गया है। बोर्ड परीक्षा 2021 का जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसमें से कौन कौन से पार्ट को अब रखा गया है, क्या इसका कोई पैटर्न चेंज किया गया है। आप लोगों की जो थ्योरी की एग्जाम है, सैद्धांतिक परीक्षा है, उसमें वापस आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा। 56 नंबर का पेपर होगा, 14 नंबर सत्रांक के होंगे, सेशनल मार्क्स जिन्हें अपन कहते हैं, जो स्कूल के द्वारा बच्चों के लिए भेजे जाते हैं। तो ये बिल्कुल एज इट इज़ रखा गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी 4 घंटे की रखी गई है, और इसमें भी प्रैक्टिकल का जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी 30 नंबर का रखा गया है। टोटल पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स को रखा गया है। अभी अपन ने देख लिया कि यदि आप लोगों ने पुराना सिलेबस पढ़ रखा था तो उनमें से रिमूव किए गए टॉपिक्स यदि आप लोगों ने देख लिए तो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को रखा गया है। चैप्टर नंबर 1 विद्युत क्षेत्र, फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार क्या हैं, गुणधर्म क्या है, कूलाम नियम, बहुल आवेशों के मध्य बल, अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र,
विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुणधर्म क्या है, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे अपन P से डिनोट करते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक्स के ऊपर और निरक्ष के ऊपर, समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव के ऊपर बल आघूर्ण। कुल मिलाकर के कहा जाए तो इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग, इसको भी अपन भली भांति कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अंदर विद्युत फ्लक्स क्या है, सतत आवेश वितरण है, गाउस का नियम है एवं गाउस के नियम की व्युत्पत्ति है, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालना, जिसमें अनंत रेखीय आवेश के कारण, अपरिमित आवेशित अचालक परत के कारण, अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका के कारण, आवेशित चालक गोला, समरूप आवेशित चालक गोला, आवेशित चालक की सतह के ऊपर बल, विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा, साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। यानी केवल इसमें से गोलीय कोष का जो टॉपिक अभी अपन ने देखा था उसको हटाया गया है और बोर्ड परीक्षा में ये जो यूनिट है वो आप लोगों से 7 नंबर की पूछी जानी है। इसके अंदर इसका जो तीसरा चैप्टर है विद्युत विभव का, इसमें बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, ये प्रवाह नहीं है, समविभव पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत विभव में संबंध क्या है, विद्युत विभव का परिकलन करना, विद्युत विभव निकालना, किसके कारण, आवेशित गोले के कारण, चालक गोले के कारण, आवेशित अचालक गोले के कारण, आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एवं इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो कुल मिलाकर के इसमें से भी केवल गोलीय कोष का टॉपिक है उसको यहाँ से हटाया गया है, बाकी सेम टॉपिक पूरा रखा गया है। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 विद्युत धारिता, ये भी आप लोगों की फर्स्ट यूनिट का अंतिम चैप्टर है। चालक और अचालक क्या होते हैं, किसी चालक के भीतर मुक्त एवं बद्ध आवेश क्या होता है, पराविद्युत पदार्थ क्या है, एक विद्युत ध्रुवण चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब निर्वात भरा हुआ हो, आंशिक रूप से पराविद्युत पदार्थ भरा हुआ हो, गोलीय संधारित्र की धारिता, संधारित्रों का संयोजन जिसमें श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन है, संधारित्र में संचित ऊर्जा, ध्यान दें संधारित्र में संचित ऊर्जा, आवेशित चालकों के लिए संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि, यह भी कंप्लीट आपका जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा वापस रखा गया है। केवल इसमें से एक विभिन्न प्रकार की आवेशित चालक पट्टिकाएं रखने पर संधारित्र की धारिता क्या होती है उसको हटाया गया है। तो मेरे हिसाब से जो हटाया गया पोर्शन है वो अपने जब देख लिया है तो पुराना सिलेबस यदि अपने पढ़ रखा था तो अपने को बहुत क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से टॉपिक हटाए जाते हैं। सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे चैनल पे बने हुए हैं और जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो उन लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। अब सिलेबस डिक्लेयर होने के बाद में, हालांकि मेरे हिसाब से इसमें से केवल 5% मैं कहना चाहूँगा कि सिलेबस कम हुआ है, बाकी अपने को 95% जो सिलेबस है वो आज भी अपने को पढ़ना पड़ेगा और समय जो अपने पास है वो केवल 50% टाइम आपको गवर्नमेंट देने वाली है। यानी 50% टाइम के अंदर आप लोगों को 95% सिलेबस है इसको कवर करना होगा। तो अब आप लोग रफ्तार जो अपनी है, आगे सर्दी का मौसम आ रहा है जो पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, तो आप लोग संभल जाइए, तैयार हो जाइए। अगला अपन बात करते हैं विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 5 की। धात्वी चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह क्या है, अपवहन वेग, गतिशीलता, विद्युत धारा से संबंध, ओम का नियम की व्युत्पत्ति, विद्युत प्रतिरोध, ओमीय अनोमीय प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, सेलों का संयोजन, श्रेणी और समांतर, और विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति का टॉपिक है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो यदि आप विद्युत ऊर्जा पढ़ रहे हैं तो उसमें बहुत थोड़ा सा पोर्शन आता है, एकांक समय में जो ऊर्जा क्षय होता है उसे अपन विद्युत शक्ति कहते हैं, वो भी अपना कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से ये जो यूनिट नंबर 2 है वो बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर की पूछी जानी है। चैप्टर नंबर 6 विद्युत परिपथ, प्रैक्टिकल परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ये। इवन अधिकांश बच्चों को इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल है वो मिल जाते हैं।
किरचॉफ का नियम है, अनुप्रयोग है, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभवमापी का सिद्धांत, मानकीकरण, सुग्राहिता, विभवमापी के अनुप्रयोग, प्राथमिक सेल का प्रतिरोध ज्ञात करना, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, वोल्टमीटर और एमीटर का अंश शोधन करना। ये जो वोल्टमीटर और एमीटर के अंश शोधन का टॉपिक है वो मैंने छोड़ रखा था। बहुत जल्दी ही अतिशीघ्र इन दोनों टॉपिक्स को आप लोगों को वीडियोज हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करने हैं। आगामी परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों टॉपिक अब महत्वपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि यदि गवर्नमेंट ने इनको इस सिलेबस में रखा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उनका उद्देश्य या ध्येय रहा होगा। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें से भी अपन ने कुछ टॉपिक हैं उनको यहाँ से हटाने की बात कही थी, लेकिन अब भी उनको रखा गया है। देखते हैं। ऑरस्टेड का प्रयोग है, बायो-सावर्ट नियम है, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र, छोटे धारावाही लूप को द्विध्रुव के साथ तुलना करना, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश के ऊपर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल, दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य चुंबकीय बल, एम्पियर की परिभाषा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप के ऊपर बल एवं बलाघूर्ण, और धारामापी। धारामापी में से चल कुंडली धारामापी है वो अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। केवल और केवल इसका जो आगे का पोर्शन है, किलकित कुंडली धारामापी का जो पोर्शन है वो मैंने यहाँ से छोड़ रखा था। इसके बाद में एमीटर और वोल्टमीटर के अंदर रूपांतरण का ये जो टॉपिक है वो भी मैंने इस संशोधित पाठ्यक्रम के अंदर हटाया था, लेकिन अब भी गवर्नमेंट ने इसको रखा है। अतिशीघ्र आप लोगों को इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वीडियो हैं वो उपलब्ध हो जाएंगे। निसंदेह रहिए, निश्चिंत रहिए, सिलेबस आपको पूरा तैयार करवाया जाएगा और अपने नोट्स में से आधे नंबर का प्रश्न भी पेपर के अंदर बाहर से नहीं आएगा। कंप्लीट अपने नोट्स के अंदर से ही पेपर आना है। तो आप कितना मनोयोग से, कितना बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हैं, ये सब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद में एम्पियर का नियम, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई की परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दंड चुंबक परिनालिका के व्यवहार की तुलना करना, टोरॉइड और टोरॉइड के एक्स के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का जो टॉपिक है वो भी अपने को यहाँ से पढ़ना चाहिए। इसके बाद में अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। इसमें अपने को दे रखा है कि चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण का जो चैप्टर है, इसमें से उदासीन बिंदु से पहले का जो आधा चैप्टर है वो यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर दिया गया है, जिसमें आप लोगों का चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण धर्म हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे थे। वो टॉपिक यहाँ से डायरेक्ट रिमूव कर दिया गया है। इसमें उदासीन बिंदु है, भूचुंबकत्व है, उसमें भूचुंबकत्व के अवयव जिसमें दिक्पात कोण है, नति कोण है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, चुंबकत्व, गाउस का नियम, चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, चुंबक तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय पारगम्यता, ये विभिन्न भौतिक राशियां हैं। इनकी परिभाषाएं हैं वो इस वर्ष के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। इनके जो सूत्र हैं, इनके जो मात्रक हैं, इनकी जो विमाएं हैं वो इस वर्ष की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। और उसके बाद विभिन्न चुंबकीय राशियों के मध्य का जो संबंध है, ये 2 नंबर का डेरिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी सबसे ज़्यादा जो पोर्शन हटाया गया है वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 8 में से हटाया गया है। इसके बाद में अपन यहाँ पे पढ़ते थे चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। में अपन पढ़ते थे अनुचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, लोह चुंबकीय पदार्थ जिसकी डोमेन सिद्धांत के आधार पर व्याख्या करना, वो पूरा का पूरा डेरिवेशन है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा पोर्शन है वो इस आधे पार्ट के बाद में भी हटाया गया है। अब रह जाता है चुंबकीय शैथिल्य वक्र क्या है, BH वक्र जिसे अपन कहते हैं। चुंबकीय शैथिल्य क्या है, इसका क्षेत्रफल है वो किस प्रकृति को दर्शाता है, कौन सी भौतिक राशि को दर्शाता है। क्यूरी का नियम और क्यूरी ताप नियम, क्यूरी नियम और क्यूरी ताप नियम है, ये दोनों अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए है। तो ये नियम भी यहाँ से अपने सिलेबस में अब भी एज इट इज रखा गया है। चैप्टर नंबर 9 में से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये चैप्टर एज इट इज रखा गया है। तो चैप्टर नंबर 9 अपने से कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो टॉपिक है वो एज इट इज रखा गया है। चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, लेंज का नियम, प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश,
फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, समचुंबकीय क्षेत्र में चालक छड़ के ऊपर एक समान वेग से गति, असमान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप की एक समान वेग से गति, ऊर्जा संरक्षण, समचुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ की चकती एवं आयताकार चालक कुंडली का आघूर्ण, प्रेरित विद्युत वाहक बल, भंवर धाराएं, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण, पूरा चैप्टर एज इट इज रखा गया है यूनिट नंबर 5 में। इसके बाद में यूनिट नंबर 5 का एक और महत्वपूर्ण पार्ट है चैप्टर नंबर 10। टोटल यूनिट है वो आप लोगों से परीक्षा में 7 अंकों की पूछी जाती है। तो अब इसमें से क्या देखते हैं क्या रखा गया है। दिष्ट धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, शिखर मान, औसत मान, वर्ग माध्य, मूल मान, पूरे के पूरे टॉपिक यहाँ पे रखे गए हैं। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कला संबंध, फेजर आरेख। कौन कौन से प्रत्यावर्ती परिपथों में केवल शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो, केवल प्रेरकत्व यानी कुंडली जुड़ी हुई हो, केवल धारिता यानी कैपेसिटर जुड़ा हुआ हो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और प्रेरकत्व आरएल जुड़ा हुआ हो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और धारिता जुड़ी हुई हो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, प्रेरकत्व, धारिता यानी तीनों कंपोनेंट जुड़े हुए हों। अनुनाद श्रेणी एलसीआर परिपथ में, श्रेणी एलसीआर परिपथ में बैंड चौड़ाई, विशेषता गुणांक, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति और ट्रांसफार्मर, यानी यहाँ से अपना किसका विशेषता गुणांक का टॉपिक यहाँ से हटाया गया है। वाटहीन धारा, दो छोटी छोटी परिभाषाएं इस चैप्टर में से हटाई गई हैं, बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज यहाँ पे वापस रखा गया है। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं किरण प्रकाशिकी में। प्रकाशिक तंतु, लेंस के पतले लेंसों का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र, आवर्धन, लेंस की शक्ति, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाशिकी यंत्र जिसमें सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी में अपवर्तक और परावर्तक दोनों प्रकार के दूरदर्शी, और इनकी आवर्धन की क्षमता का व्यंजक व्युत्पन्न करना, अधिकांश पोर्शन इसमें भी वापस रखा गया है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 में। तो चैप्टर नंबर 12 में से भी कुछ पार्ट है वो यहाँ पे रिमूव किया गया है, जिसमें दे रखा है, देखते हैं, जिसमें अपने को दे रखा है कि प्रकाश की प्रकृति है, हाइजेन का तरंग सिद्धांत है, तरंगाग्र है, समतल सतह से परावर्तन एवं अपवर्तन, कला संबंध स्रोत, प्रकाश का व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, यंग का द्विस्लिट प्रयोग, व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना, श्वेत प्रकाश स्रोत से व्यतिकरण, विवर्तन, ध्वनि व प्रकाश विवर्तक की तुलना करना, विवर्तक के प्रकाश एकल झिरी के कारण विवर्तन, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, व्यतिकरण और विवर्तन। यानी ये जो अपना चैप्टर है इसमें से प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में, प्रकाश के विवर्तन के बारे में और प्रकाश के ध्रुवण, 3 भौतिक राशियों के बारे में, 3 भौतिक घटनाओं के बारे में पूछा जाता है, जिनमें से ध्रुवण का जो टॉपिक है वो यहाँ से हटाया गया है। तो इसके बाद में व्यतिकरण और विवर्तन के अंदर अंतर हटाया गया है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता रखी गई है, यानी ध्रुवण के टॉपिक को कंप्लीट रूप से यहाँ से हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सिलेबस है वो कम हुआ है इस चैप्टर से। चैप्टर नंबर 13 प्रकाश विद्युत एवं द्रव्य तरंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणाम, उनकी व्याख्या, फोटोन की अवधारणा, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण, इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक परिणामों का स्पष्टीकरण करना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति और दे ब्रोगली परिकल्पना। कुल मिलाकर के चैप्टर को एज इट इज यहाँ पे रखा गया है, बहुत थोड़ा सा पार्ट इसमें से हटाया गया है। चैप्टर नंबर 14 परमाणविक भौतिकी। परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल है, परमाणु का बोहर मॉडल है, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम है, इसकी व्याख्या है, और बोहर मॉडल की सीमाएं हैं। काफ़ी पोर्शन इसमें से भी यहाँ पे हटाया गया है। कि यदि अपन बात करें तो चैप्टर नंबर 15 नाभिकीय भौतिकी में से नाभिकीय भौतिकी, इसकी संरचना, नाभिक का आकार है, परमाणु द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान क्षति, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन है, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रियाएं, नाभिकीय भट्टी और नाभिकीय सलेन। इनमें से भी, इस चैप्टर में से भी काफ़ी पोर्शन है वो यहाँ से रिमूव किया गया है। ये जो यूनिट है, दोनों चैप्टर हैं जो बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से 6 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे छोटी यूनिट उभर करके आएगी, सबसे कम पढ़ने योग्य आपके पास मटेरियल है वो इस यूनिट नंबर 8 में रहेगा। इसके बाद में यूनिट नंबर 9
चैप्टर नंबर 16 जो पहले भी बहुत बड़ा होता था और अब भी बहुत बड़ा रहेगा, तो इसमें से भी बहुत थोड़ा सा पोर्शन हटाया गया है। फटाफट अपन एक बार नज़र डालते हैं इसके अंदर क्या क्या रखा गया है। ठोसों में ऊर्जा बैंड, चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थों का वर्गीकरण, नेज और बाह्य अर्धचालक, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, पीएन संधि डायोड क्या है, अग्र एवं उत्क्रम अभिघ्नति, इनकी अभिलाक्षणिक वक्र, एवेलांसी और जीएन भंजन, पीएन डायोड, अर्ध तरंग दिष्टकारी पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग, संधि ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का प्रचालन एवं कार्य प्रणाली, ट्रांजिस्टर का परिपथीय अभिविन्यास, 3 तरह का अभिविन्यास है, उभयनिष्ठ आधार है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है और उभयनिष्ठ संग्राहक है। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र भी, जिसमें उभयनिष्ठ आधार और उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के जो अभिलाक्षणिक वक्र हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। अल्फा और बीटा के बीच का जो संबंध है वो भी रखा गया है। ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में उपयोग, और उसमें भी केवल एक पार्ट यहाँ पे दिया गया है, कौन सा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिविन्यास वाला। यानी ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में जो उपयोग है उसमें केवल उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास वाला ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। तार्किक द्वार अपने को वापस एज इट इज रखे गए हैं। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में से बहुत थोड़ा सा पोर्शन हटाया गया है, अधिकांश पार्ट अपने को अब भी इसमें पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 16 में से 6 नंबर का यूनिट है। बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए पाठ नंबर 17 का जो अंतिम यूनिट है, चैप्टर नंबर 17 विद्युत चुंबकीय तरंगे, संचार एवं समकालीन भौतिकी, 4 नंबर का पैराग्राफ, यहाँ से 4 नंबर का प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा। थोड़ा सा पोर्शन इस चैप्टर में से भी हटाया गया है। मैक्सवेल समीकरण है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इनके अभिलक्षण हैं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचार है, संचरण के अंदर भू तरंगे हैं, आकाश तरंगे हैं, व्योम तरंगे हैं, तीनों के ऊपर अपने को चर्चा करनी है। संचार तंत्र के अवयव हैं, मॉड्यूलन है, उसकी आवश्यकता है, मॉड्यूलन के प्रकार हैं, 3 तरह के मॉड्यूलन की होते हैं, आयाम मॉड्यूलन, आवृत्ति मॉड्यूलन और कला मॉड्यूलन। इनके प्रकार हैं, आयाम मॉड्यूलन तरंगों का उत्पादन और संसूचन किस तरीके से किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी को और इसमें से विस्थापन धारा को, 2 टॉपिकों को यहाँ से हटाया गया है। तो इस तरीके से आप लोगों का 56 नंबर का जो सिलेबस है वो जारी कर दिया गया है। अब आप लोग तैयार हो जाइए और बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद में फिजिक्स का जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें क्या रखा गया है। देखिए, फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल पोर्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अगर आप समझते हैं तो आप लोगों को 30 नंबर प्राप्त करने में बहुत सुविधा रहती है। प्रायोगिक परीक्षा के अंदर एक प्रयोग, एक बड़ा एक्सपेरिमेंट 10 नंबर का आप लोगों से परीक्षा में पूछा जाता है, लिखवाया जाता है। पहले आप लोग इनका रिकॉर्ड तैयार करेंगे, एक रजिस्टर तैयार करेंगे, उसमें बहुत सारी संख्या में प्रयोग होंगे, उनमें से कोई एक प्रयोग परीक्षा में आपको करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए दिया जाएगा और वो अकेला 10 अंकों का होगा। और एक भी प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है जो आप थ्योरी में नहीं पढ़ते हो, पूरा का पूरा आप थ्योरी में पढ़ करके आते हो। 2 क्रियाकलाप हैं, 2 सेक्शन बांटे गए हैं, हर एक सेक्शन में से एक एक्टिविटी आपको उठानी है। तो कुल मिलाकर के 2 एक्टिविटी हो गई, 5-5 नंबर दोनों के होते हैं और टोटल 10 नंबर की एक्टिविटीज पूछी जाती हैं। रिकॉर्ड वही जो रजिस्टर जो आप लोगों ने तैयार किया है 5 अंक का होता है। बहुत सुंदर स्पष्ट तरीके से करना है, किसी भी प्रकार की उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों के जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनसे आप समय पर उनको अच्छे तरीके से चेक करवाते रहें, डेट भी, दिनांक भी उसके ऊपर लगवाते रहें। मौखिक परीक्षा है, ये भी 5 नंबर की है। तो कुल मिलाकर के 30 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों से पूछा जाएगा। और ये जो मौखिक परीक्षा का पार्ट है इसी के ऊपर अधिकांश नंबर हैं वो निर्धारित होते हैं। अब इस वर्ष के लिए शैक्षणिक सत्र 2020-21 की अवधि में प्रत्येक विद्यार्थी को न्यूनतम 6 प्रयोग लिखने हैं। आपको अपने रजिस्टर में 6 प्रयोग लिखने हैं कम से कम, जिसमें प्रत्येक सेक्शन में से 3-3 प्रयोग लिखने हैं। अधिकतम आपको 4 एक्टिविटी लिखनी है, जिसमें से आप लोगों को प्रत्येक सेक्शन में से 2-2 एक्टिविटी लिखनी है। यहाँ पर कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं वो आप लोगों ने अपने सिलेबस में देखे होंगे, यहाँ पर भी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सेक्शन ए में से, पहले पार्ट में से ये 10 प्रैक्टिकल दिए गए हैं। मैं इनके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि ये अधिकांश प्रैक्टिकल हैं वो अपन अपनी थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद में एक्टिविटी जो हैं, पहले सेक्शन में से 6 एक्टिविटी दे रखी हैं, इनमें से कोई 2 एक्टिविटी हैं वो आप लोगों को अपनी कॉपी में करनी है।
बी भाग में भी आप लोगों को वापस 10 प्रैक्टिकल दे रखे हैं, 11 प्रैक्टिकल दे रखे हैं। इन 11 प्रैक्टिकल में से कोई 3 प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखने हैं। क्लियर है? इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को सेकंड सेक्शन की एक्टिविटीज़ दे रखी हैं, जिसमें 8 एक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर दे रखी हैं। इनमें से कोई 2 एक्टिविटी आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखनी है। इस तरीके से अपना बोर्ड परीक्षा 2020-21 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से रणनीति बना करके तैयारी शुरू कर देनी है। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटेजी के साथ यदि अपन तैयारी शुरू करते हैं तो अपन पूरे 56 में से 56 नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।